हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर 3 है आपका, क्लास 8 की पॉलिटी में हम लोग पहुंच चुके हैं और शुरुआत करते हैं यहां से। हमने पीछे धर्मनिरपेक्षता को पढ़ लिया, भारतीय संविधान को पढ़ लिया और यहां जानना है हमें क्या, यहां जानना है कि हमें संसद क्यों चाहिए, है ना। वाई डू यू वी नीड पार्लियामेंट, मतलब हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको बता दूं साथियों कि हम मतलब जो लोकतंत्र देश होता है, वो लोकतंत्र देश को चलाने के लिए क्या होता है कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं कि अपने मतलब जनता क्या करता, प्रतिनिधियों को एक चुनाव के माध्यम से हम लोग भेजते हैं, जो वो क्या करता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है पार्लियामेंट में बैठ के, और साथ साथ में हमारे देश के जनता के हक मतलब कह लीजिए ना, फायदे के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बातें आती है कि लोग और उनके प्रतिनिधि की, है ना। बात किसकी हो रही है? लोग और उनके प्रतिनिधि की, मतलब कि कौन से लोग। देखिए ये क्या है, वास्तव में जो संविधान, जो हमारा पार्लियामेंट है ना, ये क्या है, सहमति और विचार का एक प्रस्थान बिंदु है, जहां लोग क्या करते, अपनी सहमति को व्यक्त करते हैं, और ये लोगों की वहां पे क्या है, हिस्सेदारी है ना। अपनी हिस्सेदारियों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने बातों को व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए कि जिस देश में अगर मान लीजिए कि अगर उसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है लोकतंत्र में कि यहाँ पे दो टाइप का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम थी, वहां पे डायरेक्ट वो लोग क्या करते थे, वोट करते थे सरकार बनाने के लिए। और हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग सरकार बनाती है, सरकार चुनते हैं और फिर सरकार हमारे हक के लिए काम करती है ना। तो यहाँ पे बात आएगा, लोग और उनके प्रतिनिधि की चर्चा करते हैं। क्या क्या है, कह रहा है कि सहमति और विचार हमारे लोकतंत्र का क्या है, एक प्रस्थान बिंदु है ना। जो ये सहमति का विचार है, ये क्या है, हमारे लोकतंत्र का एक प्रस्थान बिंदु है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो सदस्य होते हैं वो अपनी किसी कानूनों पर अपनी स्वीकृति देती हैं और अपनी सहमति रखते हैं, है ना। जो वहां के सदस्यों द्वारा, है ना, सदस्यों द्वारा किसी भी कानून पर क्या करना, स्वीकृति या सहमति देना, है ना। स्वीकृति या सहमति देना, ये काम कौन करते हैं आपका, तो ये एक लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु इसलिए हम कहते हैं पार्लियामेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किसी भी बिंदु पे स्वीकृति या सहमति देना या लोगों की हिस्सेदारी को दिखाना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर कहला है कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसको चुनते हैं, हम लोग सरकार को, है ना। जनता जो है वो सरकार को प्रतिनिधि के माध्यम से चुनती है। किसके माध्यम से चुनती है, तो प्रतिनिधि के माध्यम से चुनती है। क्या ये बात आप लोग भी जानते हैं ना, कि हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी सरकार को चुनते हैं तो हम लोग प्रतिनिधि के माध्यम से चुनते हैं। अर्थात हमारा जो लोकतंत्र है, मतलब हमारा देश जो है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ जनता डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से अपने सरकार को चुनती है ना। तो इसीलिए कह रहा लोगों का निर्णय ही क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार होता है ना। कि ये हम ही लोग तो निर्णय लेते हैं, हमारे नागरिक ही तो निर्णय लेते हैं इस चीज के लिए, तब तो यहाँ पे सरकार चुनी जाती है। क्योंकि हम लोग जिसको यहाँ से चुन के भेजेंगे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में अगर यहाँ से मेंबर को चुन के भेजते हैं, सांसद को, वही तो वहां पे हमारे लिए निर्णय लेंगे कि सरकार किसे बनानी है ना। अब कह रहा है कि लोगों द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, है ना।
लोगों द्वारा संसद के प्रतिनिधि, यानी कि लोग क्या करते हैं, जैसे हम नागरिक हैं, हम लोग किसको चुनते हैं, तो संसद को, संसद के सदस्य को, यानी कि संसद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। और संसद के प्रतिनिधि को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग क्या करते हैं, इस संसद के सदस्य को चुनते हैं, और संसद के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सांसद कहते हैं, ठीक है। और सांसद को चुन के हम लोग भेजते हैं कहां पे, संसद में भेजते हैं। और ये किसके लिए प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता के लिए, नागरिक के लिए, जहां से उन्हें चुन के भेजा गया है उनके लिए ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है बातें, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए और क्या है, संसद का कार्य, है ना। ये संसद का कार्य जो है वो कौन करते हैं, इसमें लोक जो सांसद लोग होते हैं, जो सांसद होते हैं, है ना, सांसद जो होते हैं वही क्या करते हैं, स्वीकृति देती है ना, सरकार के कार्य को क्या देती है, स्वीकृति देती है ना। यहाँ पे सरकार के कार्य को स्वीकृति देती है। सरकार अगर किसी चीज पे निर्णय लेती है, उनके कामों पे अगर संसद जो भी कार्य करती है उस पे नजर रखना, ये किसका काम है, प्रतिनिधि का काम है ना। ये प्रतिनिधियों का काम है ना। ये प्रतिनिधियों का काम है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है ना। उसके बाद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्लियर, कि अब से क्वेश्चन पूछेगा संसद किसे कहते हैं, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अच्छा, संसद क्या करती है, तो सरकार को नियंत्रित करती है। क्या करती है, सरकार को नियंत्रित करती है। सरकार को नियंत्रित करती है ना, सरकार को नियंत्रित करती है। उसके बाद और क्या करती है, तो सरकार को निर्देशन भी करती है ना, सरकार को निर्देशन भी करती है। तो ये सब काम है किनका, आपका, तो ये संसद का कार्य है ना। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए बात आती है कि संसद की भूमिका, है ना, कि संसद की क्या क्या भूमिकाएं हैं, देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा सा संसद की भूमिका। कह रहा है आजादी के बाद, है ना, आजादी के बाद गठित की गई जो नागरिक की आस्था, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि इससे पहले हमारे यहाँ संसद नहीं थी, है ना। तो हमारे यहाँ संसद नहीं थी, तो यहाँ के रूल रेगुलेशन आगे के लिए कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि उपनिवेशिक भारत में क्या हुआ था कि वो लोग ब्रिटिश अपने हिसाब से यहाँ शासन कर रहे थे। और हम उपनिवेशिक पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि औपनिवेशिक पूरी तरीके से अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए उस समय क्या होता था कि जो भी वहां से जो भी रूल और रेगुलेशन पास होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होते थे, और वहां को गवर्नर जनरल वहां क्या करते थे, इसको अपने भारत में इस बात को रखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भारत आजाद होता है, देश जब आजाद होती है, तो सबसे पहले एक संसद की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक संसद अपने पास होना चाहिए, एक संसद भवन की जरूरत पड़ेगी, उसमें रहने वाले मेंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो वही कह रही है क्या कि आजादी के बाद ये गठित की गई थी नागरिक की आस्था का प्रतीक, क्योंकि नागरिक की इसमें क्या है, अपनी आस्था है ना। उसके बाद भारतीय व्यवस्था में संसद क्या है, एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि नहीं है ना। जो हमारे भारत है, भारत में जो व्यवस्था, जो हमारे भारत की व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां किनके पास है, तो आप कहिएगा सर ये संसद के पास है। सांसद नहीं, संसद के पास है। सांसद तो इसके सदस्य है, क्योंकि देखिए अब जो भी यहां से जितने भी नियम कानून बनेंगे, जितने भी यहाँ पे नियम कानून बनेंगे, सबका सब आपका कहां पे बनेगा साथियों, ये सब बनेगा आपका इसी संसद में बनेगा, है ना। कहां बनेगा, इसी संसद में बनेगा। तो इसलिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण शक्ति है ना। किसी नियम को लागू करवाना या किसी में संशोधन करना, ये सारे काम कहां पर होते हैं, तो संसद में होते हैं, है ना। फिर कह रहा है आगे कि
लोकसभा और विधानसभा का समान चुनाव प्रक्रिया। आप जानते हैं साथियों कि दोनों का जो है प्रतिनिधि का, है ना, इस चुनाव लड़ने के लिए जो प्रतिनिधि का आयु है, आप जानते हैं कितने वर्ष का होता है? 25 वर्ष का होता है। दूसरी बात, इसका जो कार्यकाल होता है, दोनों, चाहे वो लोकसभा की बात करे या विधानसभा की बात करे, दोनों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है ना। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का, है ना। और प्रत्येक का चुनाव कितने वर्ष पर किया जाता है? 5 वर्ष पर किया जाता है। दोनों की भूमिका सेम है, क्योंकि एक कहां भूमिका निभाती है? तो एक निभाती है संसद में, है ना, एक संसद में, और ये कहां निभाती है? तो ये निभाती है विधानमंडल में, है ना। देखिए विधानमंडल में ये राज्य के लिए कानून बनाती है ना, ये राज्य के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। और ये किसके लिए बनाएगी? तो ये आपका देश के लिए बनाएगी। किसके लिए? देश के लिए, है ना। तो एक राज्य के लिए कानून बना रहा है, एक देश के लिए कानून बना रहा है, और दोनों का लगभग काम देखिएगा तो सेम है ना। लेकिन फर्क क्या है कि एक देश के लिए काम करती है, एक राज्य के लिए काम करती है ना। तो चलिए बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब देखिए बात करेंगे साथियों संसद का, ठीक है। ये संसद के बारे में जो है आर्टिकल 79 में, ठीक है, इसका जो जिक्र है ये किया गया है। आप देखिएगा जो अनुच्छेद 79 है, ये कहता है कि अपने भारत के पास नियम और कानून को संचालित करने के लिए क्या होगा? एक संसद होगा, है ना। और ये संसद का जिक्र कहां पे किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 79 में। और अपने देश में एक राष्ट्रपति भी है, जो आप लोग को पता है, जो आर्टिकल 52 में इसकी चर्चा की गई है, और इसे भारत के प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, ये बात पता है आप लोग को। इसके बाद आइए और उसके बाद हम जानते हैं संसद के 2 सदन होंगे। कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। एक होगा आपका उच्च सदन। कौन होगा? एक होगा उच्च सदन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। साथियों राज्यसभा को एक बात और कहा जाता है, इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है ना। इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होते हैं सब आपको लगभग मैच्योर आदमी दिखेंगे, ज्यादा यहाँ बहस आपको नहीं दिखेगा, यहाँ खुल के चलता है ना। ये बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को, है ना। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग जानते हैं इस बात को कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर है? अच्छा, राज्यसभा के सदस्य के बारे में आप ये जान गए। दूसरा है कि प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है, कितने? 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवा उनका खत्म होता है। प्रत्येक 1/3, पूरे जितना सदस्य उसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे वो क्या होते हैं? वो सेवा इनकी समाप्त होती है। अच्छा, इनका और काम क्या है? ये चुन के कहां से आते हैं? तो राज्यों से चुन के आते हैं। आपको पता होगा ये कहां से चुन के आते हैं? तो राज्य से। कहां से चुन के आते हैं? तो राज्य से चुन के आते हैं, है ना। इसके अलावा इनका और कुछ काम है क्या? काम है साथियों, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। याद रखिएगा, ये किनका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ऐसे नियम कानून है जो राज्यों के लिए बनाया जाता है, वो राज्यसभा बनाती है। क्लियर है? इतनी बातें आपको दिख गया, है ना। उसके बाद अच्छा, इसमें बाकी बात इसमें और आगे भी हम करेंगे, इतना बात हम आपको बता दिए यहीं पे, है ना। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आते हैं अब लोकसभा की बात करते हैं, है ना। लोकसभा की बात किया जाए। अच्छा, ये आर्टिकल कितना में है? हमने बता रखा है ये कितने आर्टिकल में है? तो ये है आपका 79 हुआ ना, तो ये इसका आर्टिकल 80 है ना।
उच्च सदन का, है ना। भारत में ये मेंशन किया गया है कि एक संसद होगा। देखिए ये पूरा हो गया, क्या संसद हो गया। संसद में एक उच्च सदन होगा, एक निम्न सदन होगा। इसका बात 80 में है, इसका मेंशन 81 में है। और ये पूरे का एक अभिन्न अंग होगा। वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है ना। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न का मतलब है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, ये खास अंग है इनका। क्लियर है? इतनी सारी बातें, आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब आती है लोकसभा। तो लोकसभा में आप जानते हैं कि जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है ना। और आयु कितना होना चाहिए उसका? 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के नागरिक हो, मतदाता सूची में उनका नाम हो, है ना। तो ये सब इनकी योग्यताएं हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, है ना। इसके सभी सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल कौन सा है साथियों? तो आर्टिकल 81 है। क्लियर है? आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 81 है। एक मिनट। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ये लोकसभा से था। और लोकसभा में आपको पता है कि सभी यहां से क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आता है, इनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए आगे और इसमें हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसीलिए एक ही जगह सब बात कर लेना उचित नहीं है। देखिए अब आ गया आपके सामने लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम पहले बता रखा है। आर्टिकल कौन सा होगा? 81 होगा। क्लियर है? आर्टिकल कौन सा होगा? तो 81 होगा। इसमें कुल कितने सदस्य चुन किए आते हैं? तो कितने आते हैं? 543। आपको पता है कि इसमें पहले हुआ करता था 545, जिसमें 2 था एंग्लो इंडियन, है ना। जिसमें 2 कौन था? एंग्लो इंडियन था। अब उसे क्या किया गया है? निरस्त कर दिया गया है। अब ये नहीं है, इसलिए 2 इसमें से क्या हो गए हैं? कम हो गए। अब कितने बचे? 543 बचे, है ना। अब बताइएगा कि 543 में से भी 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं, जिसमें से 524, है ना, 524 जो है अलग अलग राज्यों से चुन के आता है ना। अलग 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 राज्यों से चुनकर आता है। क्लियर है? उसके बाद बचे कितने? 19। 19 जो है आपका यूटी से चुनकर आता है। क्लियर है? ये यूटी से चुनकर आता है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये 19 लिखे हैं हम। कितना लिखे हैं? 19 लिखे हैं। अब बताइए 19 और 24 को अगर आप जोड़िएगा तो 43 हो जा रहा है ना। अब कहिएगा कि इसमें से भी सर, तो इसमें 3 ही यूटी है जहां से चुनकर आता है, जिसमें एक है दिल्ली, है ना, दूसरा है जे एंड के, जम्मू कश्मीर से, है ना, जम्मू कश्मीर से। तीसरा कौन है साथियों? तो वो है पुदुचेरी। कौन है? तो पुदुचेरी से चुनकर आता है ना। वो पुदुचेरी से चुन के आता है। जम्मू कश्मीर
तो ये 3 यूटी है जहां से आपको 19 चुनकर आते हैं सदस्य, है ना। क्लियर हो गई बातें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कह रहा है क्या कि संसद में बहुमत प्राप्त दल। अब देखिए जब ये 543 चुन के आएंगे ना टोटल, इसमें से अगर हाफ करिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 71, यानी 271 दूनी 542, यानी अगर जिसके पास 272 है, इसका मतलब हुआ कि 50% प्लस 1, जिसके पास इतने की बहुमत हो जाएगी 50% प्लस 1 का, वो क्या करेगा मेरे साथियों, वो सरकार बना लेगी, है ना। सरकार कौन बनाएगी, जिसके पास बहुमत होगा। तो जो हम लोग जो प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाता है, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है ना, वो यहाँ पर जाके अलग अलग दल से चुने जाते हैं और वो जाके वहां पे सरकार दे, मतलब वो गठबंधन करती है ना, वो समर्थन देती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कि अगर सरकार बनाने में घट रहा है तो एक से अधिक दल एक साथ मिल जाते हैं, है ना। और जब हम लोग जानते हैं कि एक से अधिक दल मिले, कौन मिले, एक से अधिक दल मिले, अगर एक से अधिक दल मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। और गठबंधन में जाके वो क्या करता है, फिर वो अपने उतने फिर वो सरकार बना पाती है। अब वो सरकार में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें से आपको ये तीनों का, जैसे कि एक से अधिक जो दल होंगे वो दल का भी सहमति आवश्यक है, वरना फिर वो क्या करेगी, अपनी समर्थन वापस जिस दिन ले लिया सरकार गिर जाएगी, है ना। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कहानी अब यहाँ पे आ गया है कि कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है। जो आप जानते हैं साथियों कि जब यहाँ पे, है ना, जब भी संसद में कोई भी विधेयक पास हो, विधेयक पारित होगा, कोई भी बिल पारित होगा, तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाता है ना। यहाँ कोई भी विधेयक पारित होता है, जब यहाँ से पास हो गया तो ये कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, क्या कर देंगे, जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे तो वो अब क्या बन गया, एक्ट बन गया। याद रखिएगा कि जब भी राज्यसभा या लोकसभा में कोई जो पेश होता है उसको हम लोग बिल कहते हैं। बिल इसलिए कहते हैं कि वो मतलब एक बिल के रूप में पेश होता है, और जब यही बिल राष्ट्रपति के हाथ जाता और राष्ट्रपति इस पर अगर साइन कर दिए तो वही क्या बन गया, एक्ट बन गया, अर्थात अधिनियम बन गया, है ना। तो ये है इसका रूल रेगुलेशन, है ना। किसी भी नियम जो है पहले वो बिल के रूप में पेश होता है, फिर वो जाके जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे देती है तो वो क्या बन जाता है, आपका वो एक्ट बन जाता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आगे, कौन है यहाँ पे, आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री। देखिए अगर किसी को पीएम बनना हो, है ना, अगर भारत में किसी को पीएम बनना होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि जब यहां से संसद जब प्रतिनिधि जब संसद चुन के जाएंगे तो जिस पार्टी के पास, है ना, जिस पार्टी के पास 272 का समर्थन मिल गया, है ना, 272 सदस्य का अगर समर्थन मिल गया, किसका, 272 सदस्य का, है ना, 272 सदस्य का अगर समर्थन मिल गया तो वो क्या करेगा, सरकार बना लेगी। और सरकार में जो पीएम होता है वो सत्ताधारी दल का क्या होगा, मुखिया होगा, है ना। जैसे अभी वर्तमान में अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो कौन है, वो आपका एनडीए का क्या है, मतलब मुखिया है ना, एनडीए का सर्वोसर्वा भी है ना। भले आप जानते प्रदेश अध्यक्ष कोई और होता है, वो सब अलग अलग, वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर हम संसद के अंदर की बात कर रहे हैं तो ये सत्ताधारी दल में जो है नरेंद्र मोदी जो है वो क्या है, आपका एनडीए का, जो एनडीए इनका अलायंस है, उस अलायंस का ये क्या है, मुखिया है ना। मतलब सत्ताधारी जो दल होता है उसके मुखिया होते हैं उनके प्रधानमंत्री। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब बात करेंगे राज्यसभा का। राज्यसभा हमने पहले बता रखा है, आर्टिकल किस में है, 80 में है। आर्टिकल 80 किसको बताता है, राज्यसभा को बताता है ना। जो उच्च सदन होता है जिसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं, इनमें कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त होते हैं। अब इसमें जो है सदस्यों की संख्या कितने हैं मेरे साथियों, तो कितने हैं, तो 233 + 12 टोटल कितने हो गए, 245 है ना। कितने हैं, 245 है। इतने क्या है साथियों, तो ये वर्तमान में है ना। ये क्या है, ये वर्तमान में है। राज्यसभा क्या करता है, तो देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता, जो हमने बता रखा है। अब देखिए इसमें कहानी क्या है कि ये जो 245 है ये वर्तमान में है। अगर बोलेगा कि राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितना, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछेगा अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, तो वो 250 है ना। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 250 है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो 245 है। अब देखिए इसमें से जो 245 में से जो ये 233 है आपका, ये क्या होता है, निर्वाचित होके आता है। क्या होके आता है, निर्वाचित होता है। और 12 का क्या होता है, तो मनोनीत होता है। क्या होता है, मनोनीत होता है। अब कहिएगा सर मनोनीत किसको कहता है, तो याद रखिएगा ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। इसका मनोनयन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा होता है ना, राष्ट्रपति द्वारा होता है। आप कहिएगा सर किस व्यक्ति को किया जाता है, तो बता दो आपको कि जिसे देखिए जो साहित्य है ना, साहित्य हो गया, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में जो उल्लेखनीय काम किया हो उसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को। क्या क्लियर हुई बातें यहां तक, ठीक है। कह रहा है क्या कि किसी विधेयक को मंजूरी को किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने की मंजूरी आवश्यक किससे लेना होता है, राज्यसभा से सहमति लेना आवश्यक होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिल्स है जो आपका राज्यसभा में लोकसभा में पेश कर दिया जाता है, लेकिन उसको फिर भी आपका राज्यसभा में इससे सहमति लेना आवश्यक हो जाता है ना। चलिए अब बात करेंगे साथियों कि सरकार का नियंत्रण और मार्गदर्शन, है ना, और जानकारी देना, है ना। सरकार का नियंत्रण मार्गदर्शन और जानकारी देना, है ना, बात इसकी करते हैं। तो क्या है आपके सामने कि देखिए संसद के सत्र जब चलता है तो संसद के सत्र के समय क्या होता है कि सबसे पहले कौन आता है, तो आपका आता है प्रश्नकाल आता है। कौन आता है, तो प्रश्नकाल आता है। अब आप लोग बताइएगा कि प्रश्नकाल का शुरुआत कितने बजे से होता है। चलिए बढ़े आगे तो देखते हैं क्या है कि संसद के सत्र चलने के दौरान सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। देखिए जब इसका शुरुआत होता है ना, जो टाइमिंग इसका हम देख लेते हैं क्या है ना। टाइमिंग देखिए यहाँ पे होता है 11 बजे से इसका शुरुआत हो जाता है, ठीक। 11 से जो 12 बजे का समय होता है ना, जो 11 से 12 बजे का समय होता है साथियों, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रश्नकाल कहते हैं, है ना। ठीक, प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो मान लीजिए 12 से लेके 1 बजे, ठीक है, इसे कहा जाता है शून्यकाल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है आपका, तो ये शून्यकाल होता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रश्नकाल के बाद क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि शून्यकाल आता है, ठीक है। अब कहिएगा इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जब 1 बजे से लेके, है ना, 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में क्या है, लंच टाइम है ना। ये लोग का लंच का टाइम है। लंच ब्रेक कह लीजिए या लंच टाइम कह लीजिए, है ना। फिर अब यहां सत्र का अब शुरुआत होगा जहां 2 से लेके 5 तक चलता है, तो ये राज्यसभा का टाइमिंग है।
है ना, ये राज्यसभा का टाइम है। और 2 बजे से लेके 6 बजे तक जो ये सत्र चलेगा ये किसका है, तो ये लोकसभा का टाइम है। यहां तक दोनों का सेम है ना। 11 बजे से सत्र का शुरुआत होता है, जिसमें क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और इसका उत्तर क्या होता है कि आपको तारांकित और अतारांकित और के रूप में दिए जाते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल के बाद 1 से 2 में आपका लंच ब्रेक होता है। फिर 2 से 5 तक राज्यसभा का चलता है सत्र। उसके बाद 2 से और 6 के बीच में लोकसभा का चलता है। अब कहिएगा कि सर पूरे साल में कितने सत्र चलते हैं, तो बता दो साथियों कि कितने सत्र है, 3 सत्र चलते हैं। कितने सत्र चलते हैं, तो 3 सत्र चलते हैं। एक है आपका बजट सत्र, जब सरकार शुरू होती है, जब सरकार बनती है उस टाइम, उसके बाद देखिएगा बजट सत्र आएगा। बजट सत्र के बाद आता है आपका मानसून सत्र। मानसून सत्र आता है ना। और जस्ट मानसून सत्र के बाद पता है कौन आएगा, शीतकालीन सत्र आता है। ये 3 सत्र पूरा का पूरा चलता है ना। शीतकालीन सत्र होता है ना। एक आपका बजट सत्र हो गया, और उसके बाद शीतकालीन बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हो गया, है ना। तो ये है आपका, ये 3 सत्र पूरे साल में चलता है। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि लोकतंत्र में स्वच्छ संचालन में विपक्षी दल, है ना, विपक्षी दल की अहम भूमिका होती है। कहानी सिंपल है मेरे साथियों, कि जब कभी भी अगर हम बात करें कि अगर एक स्वच्छ लोकतंत्र तभी हो सकता है जब विपक्ष मजबूत है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो वहां का लोकतंत्र स्वच्छ नहीं हो सकता। वहां की सरकार, सत्ताधारी पार्टी मनमानी करेगी। अब विपक्ष किसको कहते हैं, जो मान लीजिए जो पार्टी अपनी इसमें से 50+1 नहीं हासिल कर पाता है, वो सरकार के क्या होती है, विरोध में काम करता है, मतलब सरकार के विरोध में बैठता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विपक्षी पार्टी कहते हैं। विपक्षी का काम है ना, विपक्षी पार्टी का काम ही है क्या करना, जो है ये सरकार पर क्या करना, सरकार के कार्यों पर नजर बनाए रखना। सरकार के कार्यों पर नजर बनाए रखना, नजर बनाए रखना। अब देखिए, अगर ये नजर बनाए नहीं रखेंगे तो सरकार अपना मनमानी कर देगी, है ना। नियम और कानून वो अपने हिसाब से चलाएगी, दमनकारी नीति अपनाएगी। बहुत सारे ऐसे नियम होंगे जो हमारे हक में नहीं होंगे, नागरिक के हक में नहीं होंगे। इस पर क्या होगा कि और वो अपना मनमानी करेगा। तो इसके लिए विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है हमारे लोकतंत्र में। अगर विपक्ष नहीं होंगे तो वो स्वच्छ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आपको कि इसका आपको टाइमिंग नहीं है पता है ना, जो टाइमिंग कब से कब होता है। तो पहला जो बजट सत्र का शुरुआत होता है मेरे साथियों, याद करिए, फरवरी से शुरू होता है ना। फरवरी से शुरू होता है। ये कहां तक चलता है, तो आपका ये चलता है मई तक, है ना। फरवरी से शुरू होके मई तक चलता है। ये हो गया बजट सत्र आपका। ठीक है, अब बजट सत्र में देखे होंगे कि जो पहले होता है वो आर्थिक सर्वे, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो पेश किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका कि जून जाता है छुट्टी। ठीक है, जून में हो जाता है छुट्टी, तो 1 मंथ का यहाँ पे छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। 1 मंथ का यहाँ क्या हो जाता है, छुट्टी हो जाता है। जून छुट्टी पे जाएगा। मानसून जो शुरू होता है साथियों, ये जुलाई से मानसून सत्र शुरू होता है ना। और जुलाई से ये पता है कहां तक चलेगा, ये सितंबर तक चलता है, सितंबर तक चलेगा। अब अक्टूबर इसमें क्या जाएगा, छुट्टी जाएगा, है ना। और नवंबर और दिसंबर जो होता है आपका यहाँ पे, हाँ नवंबर और दिसंबर जो आपका होगा, अक्टूबर यहाँ छुट्टी जाएगा, और नवंबर से लेके दिसंबर जो होता है वो कौन सा सत्र होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में कौन हो गया आपका, ये कौन सा सत्र हो जाएगा, शीतकालीन सत्र हो जाएगा। ठीक है,
नवंबर से दिसंबर क्या हो जाएगा, आपका शीतकालीन सत्र हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। बजट सत्र कब से कब चलता है, तो फरवरी से मई चलता है। देखिए एक मंथ यहाँ पे छुट्टी हो गया। मानसून सत्र जो शुरू होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है। अब देखेंगे यहां अक्टूबर छुट्टी, अक्टूबर छुट्टी पे चला गया। फिर यहां देखेंगे शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर चलता है। तो जब दिसंबर तक चला तो जनवरी छुट्टी, जनवरी छुट्टी। तो 1 2 3 अर्थात हम कह सकते हैं जो अपना संसद का सत्र चलता है वो कितने महीने चलेंगे साथियों, तो आप कहेंगे कि 9 महीने चलेगा। 3 महीने की क्या होती है, तो 3 महीने की छुट्टी होती है। क्लियर है। तो बजट सत्र फरवरी से कहां तक, मई तक। जुलाई से सितंबर मानसून सत्र, नवंबर से दिसंबर शीतकालीन सत्र। खत्म हो गया कहानी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए क्या है, जनप्रतिनिधि के रूप में नियंत्रित और निर्देशित करने और सूचित करने में काम आता है कौन, देखिए सरकार को मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक है, वरना फिर ये कोई भी निर्णय लेंगे उसमें जो जनता को जो प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि वहां बैठा है उनको, उनका काम है क्या करना, सरकार को नियंत्रित करना, निर्देशित करना और उसे सूचित करना कि आप जो ये कर रहे हैं ये हमारे नागरिक के हक में है या नहीं है, इस बात का सूचित करना। ये सारे काम किनका है, तो ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। क्लियर है। चलिए तो इससे क्या होता है साथियों, यहां से होती है ये टॉपिक समाप्त। अब हम क्या करेंगे कि आगे मिलते हैं आपसे किस पे, तो एनसीईआरटी के बुक में आते हैं हम। मेन मुद्दा तो वही है ना, मेन मुद्दा हम लोग का क्या है, बुक्स है। तो आइए अब हम बुक्स पे आ चुके हैं। चलिए चलिए आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्या है कहानी इसमें। देखिए टॉपिक क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए। कह रहा हम भारतीयों को इन बात से गर्व है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या है, हिस्सा है ना। कह रहा है इस अध्याय में हम यह निर्णय प्रक्रिया और सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों के महत्व जैसे विचारों की आपसी संबंधों को समझने की क्या करेंगे मेरे साथियों, कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए कह रहा है कि वे यही वे तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है ना। इस अध्याय में हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे। करा इसी तरह हमारी संसद देश के नागरिकों के निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में क्या करती है, मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान के लिए क्या है, केंद्रीय तत्व है ना। यही तो है, क्या है कि जो हमारे संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व है संसद। ये रहा आपका पार्लियामेंट पुराना वाला, जिसे नाम दे दिया गया है संविधान सदन, है ना। ये यही पुराने वाले हैं, अब तो नए वाले बन गए हैं। चलिए अब आते हैं यहां से, देखते हैं कि क्यों चाहिए भाई। चलिए एकदम क्लियर कट आप लोग को दिख रहा होगा। आइए थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको, है ना। अब यहीं से टॉपिक शुरू होता है आपका कि लोगों को फैसला, अरे यार ज्यादा चल गया क्या,
हाँ यहीं से, है ना। हमें संसद क्यों चाहिए था, इसके लिए अब फैसला यहां से कह रहा है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। कह रहा है जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, तरह तरह की पृष्ठभूमि, और लोगों ने इसमें भाग लिया और स्वतंत्रता समानता के निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से क्या थे, प्रेरित थे, है ना। चलिए थोड़ा उधर कर लेते हैं जिसमें आप लोग को देखने में आसानी हो। 1 मिनट, चलिए। कह रहा औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से क्या रहते थे, भयभीत रहते थे। वे सरकार से बहुत सारे फैसलों से क्या रहते थे, असहमत रहते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार में क्या थी, ये जो ब्रिटिश सरकारें थी वो अपने हिसाब से काम करते थे, वहां पे जनता अपना फैसला नहीं ले पाते थे। ठीक है, अब देखिए कह रहा लेकिन अगर वे इन फैसलों की अदालत आलोचना करते तो उन्हें क्या होता, भारी खतरों का सामना करना पड़ता। मेरे दोस्त यहां पे क्या था कि ये मतलब जो भी फैसला लिया जाता इसका विरोध किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि अगर विरोध करता तो उसे राजद्रोह के अंतर्गत उसे अंदर कर दिया जाता, है ना। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली कि राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जो एक विधायिका था ये औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का, उसमें अगर निर्वाचित सदस्य की जो बात की थी वो कौन किए थे, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए थे, है ना। कह रहा उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का क्या अधिकार मिलना चाहिए, ये बात करते हैं कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कह रहा 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। और यहीं पे याद करिएगा जो ये 1909 का जो एक्ट है मेरे साथियों, इसी में याद करिएगा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लेके आया था, है ना। पृथक निर्वाचन प्रणाली जो लेके आया था आपका, ये कब लेके आता है, तो ये 1909 में लेके आता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, है ना। ये देखिए ये जो आया था ये पृथक निर्वाचन प्रणाली जो आपका था, है ना, इसके बनने के पीछे क्या था कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो है बनाई गई ये विधायिका शुरुआती में राष्ट्रवादियों का जो दबाव बढ़ रहा था इस पे, इसी के लिए बनाया था। क्योंकि देखिए क्या था कि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा था और लगता था कि अगर इसी तरह हिंदू मुस्लिम का एकता बढ़ते चले गया तो ब्रिटिश शासन बहुत लंबे समय तक यहाँ नहीं कर पाएगी, इसीलिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लेके आया था और यहाँ पे हिंदू के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और मुस्लिम्स के लिए अलग की गई थी। ठीक है, ऐसी व्यवस्था लाने से क्या हुआ कि इसका अब जो होगा राष्ट्रवादियों का दबाव क्या होगा, कम होगा, है ना। कह रहा लेकिन इनमें भी सभी वयस्क ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था, मतलब यहाँ के जो जितने भी वयस्क लोग थे सभी वयस्क को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, फिर कह रहा है और ना ही आम लोग को निर्णय लेने की कोई प्रक्रिया, मतलब कि अगर निर्णय की प्रक्रिया अगर कोई है तो उसमें आम लोग हिस्सा भी नहीं ले सकते थे, ना वयस्क लोग यहाँ पे वोट डाल सकते थे। कह रहा जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष तरह तरह के लोगों के हिस्सेदारी की अगर यहां बात करती है ना, हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादी देखिए क्या कर रहा है, हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यहां से कि स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि
सरकार जो चाहे वो कर सकती थी। देखिए हम तो स्वतंत्र देश बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था क्या कि मतलब सरकार जो चाहे वो कर सकती है ना। कह रहा इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति क्या रहना पड़ेगा मेरे साथियों, संवेदनशील रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सरकार को चुनने के लिए लोगों की जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर हकीकत बात यह है साथियों कि जिस दिन जनता को पता चल गया कि मेरी शक्ति क्या है, अगर वो अपने शक्ति को पहचान ले तो फिर क्या हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि आजकल कुछ नहीं होता है कि अगर आपके दरवाजे पे एक बार विधायक आके बोल दिया जी जी प्रणाम भैया, तो हम लोग को लगता है अरे बाप रे बाप विधायक जी आए थे, है ना। विधायक जी नहीं है, उन्हें हम लोगों ने विधायक जी बनाया है ना। क्योंकि देखिए क्या है, हर व्यक्ति के पास अपना एक मत है और वो मत दे दिया है किसको, एक उस प्रतिनिधि को दे देते हैं हम लोग, और वो प्रतिनिधि हम लोग का आके क्या करता है, वो इसी मतलब हम लोग के पावर का यूज करता है, वो पार्लियामेंट में बैठ के या विधान लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के वो इसका यूज करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को समझना शुरू कर दे कि हमारी पावर क्या है, हमारी क्षमता क्या है, तो फिर सरकारें हमारे हिसाब से चलेगी, ना कि उसके हिसाब से, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे वो हमेशा कहता हम जनप्रतिनिधि है ना। यानी कि देखिए इसमें लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग तो सब आके वहां बैठ नहीं सकते हैं, इसीलिए किसी एक आदमी को चुन के भेज दिए कि रे जो तू ही वहां बैठना और हम लोग के लिए काम करना, वहां से देखना हम लोग तनी इन्हें काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी तो कुछ और है ना। हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो हमारा ही शक्ति का यूज करता है। जिस दिन आप अपने शक्ति को पहचान लीजिएगा फिर तो उसका अपनी औकात दिख जाएगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इधर टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्रें दी हुई है, इसमें बात देखिए यहाँ मतदाता का ये वोटिंग का बात किया है इसमें। देखिए ये बैलेट पेपर यहाँ पे देखिए चिपकाया गया है ना। ये देखिए प्रचार का यहाँ पे चिपका दिया है, ये जो दादाजी है ये बैठ के देख रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है इस चित्र में एक मतदाता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे अब दिखा रहा है कि आप देखिए आजकल क्या है कि हर जगह जो ईवीएम का यूज होता है उसमें आपका चुनाव चिन्ह कितने नंबर पे है, वोट किसको करने वाले हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है। अब उसी में क्या करना, वहां पे जाके उतने नंबर पे बटन दबाना रहता है। इसी चीज को ये यहाँ पे देख रहे हैं एक मतदाता, है ना। देखिए अब ये ईवीएम की शुरुआत अगर बात करें तो कह रहा है कि 2004 में आम चुनाव में पहली बार इस ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए बन जाता है कि ईवीएम का अगर हम बात करें पहली बार का यूज जो हुआ था वो कब होता है, तो 2004 में होता है। याद करिएगा एक जो शुरू हुआ है वीवीपीएटी, है ना। ये जो आप जिस देखिए ये वीवीपीएटी जो है आपका, आप जो वोटिंग करते हैं, वोट करने के बाद देखिएगा एक आपको बगल में एक रखा हुआ मशीन रहता है, उसमें आपको जिस पे बटन दबाएं उसका वो फिगर आ जाता है कि आपने इस पार्टी को वोट किया है, उसका सिंबल आ जाता है, तो वो वीवीपीएटी और उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंट आउट फिर वहां पे बक्सा में रखा जाता है। तो ये वीवीपीएटी का जो शुरुआत हुआ था मेरे साथियों ये होता है 2014 में। ये नागालैंड से पहली बार शुरुआत इसका किया गया था, ठीक है। आम चुनाव में पहली बार जो इसका उपयोग होता है 2014 में होता है। ये हुआ था कहां से, नागालैंड से हुआ था। लेकिन यहाँ बोलेगा ईवीएम का, तो ईवीएम 2004 में पहली बार इसका यूज किया गया था। क्लियर है। करा इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग कितना 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मत पत्रों की छपाई में पेड़ों का काट करके 80 टन कागज बनाना पड़ता है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बैलेट पेपर बनता था, जो ये बैलेट पेपर बनता है उसको बनाने में लगभग कितना 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि अगर ये जो कागज का जो यूज होता है बैलेट पेपर का पूरे देश में, वो लगभग 8,000 टन कागज का प्रयोग करता है, जिसमें लगभग कितने पेड़ काटने होते हैं, तो 1.5 लाख पेड़ को काटना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है क्या कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में कारण बताइए। देखिए साथी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलने के पीछे एक रीजन है कि हमारे नागरिक को ये अपनी अधिकार पता चले, है ना, कि जो अगर वो एडल्ट हो चुके उन्हें अपने अधिकार का पता चले, कि अपने मत का पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसको हम चुनने जा रहे हैं, मतलब उनके अधिकार को बताता है। यही आपका क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। अब आगे इसमें आते कह रहा संघर्ष और सपनों की आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के कितने सभी नागरिक को वोट डालने का क्या हो, अधिकार हो। ये पूरा ये डिफिनेशन हो गया किसका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का डिफिनेशन है क्या, किस देश के सभी वयस्क नागरिक को अपने वोट डालने का अधिकार हो और अपने मत का उसे पता चले, है ना। अब यहां कह रहा है कि लोग के और उनके प्रतिनिधि की बात अगर करते हैं, ठीक है, कह रहा है सहमति और विचार लोकतंत्र का क्या है, प्रस्थान बिंदु होता है। ठीक है, सहमति और विचार क्या है, लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। कह रहा है सहमति का मतलब क्या है, क्या स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी है ना, लोगों का निर्णय है ना। यही तो लोकतांत्रिक सरकार को क्या करता है, गठन करता है ना। कह रहा और उसके काम काज के बारे में फैसला देता है। इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये दिखाता है कि चाहे व्यक्ति हो या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, कहां, लोकतंत्र में। कह रहा और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की क्या होनी चाहिए भाई, आस्था होनी चाहिए। कह रहा व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने के एक तरीका है, क्या है, चुनाव है ना। हम चुन के सरकार को क्या देते हैं, मंजूरी देते हैं सरकार बनाने की। कह रहा लोक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। कह रहा इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह क्या बना लेता है, सरकार, जिसे क्या मिलता है, अगर वो 50% प्लस 1 का अगर वो बहुमत पाता है तो वो सरकार बना लेता है। कह रहा जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों को इस समूह के क्या कहा जाता है, समूह को संसद कहा जाता है। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के समूह को ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है यह संसद सरकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए इस फोटो में जो कर्मचारी है जो वोट करवाने के लिए दुर्गम इलाके में जाएगा, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, या देखिए वोटिंग मशीन ईवीएम लेके चल दिया है सब, या हाथी पे चढ़ के, है ना, बेचारा क्योंकि दूर जाना है हाथी पे चढ़ रहा है। अगर पटक दिया बीच में तो मजा आ जाएगा, है ना। तो इस पे हाथी पे चढ़ा के ले जा रहा है अधिकारी को। चलिए, प्रतिनिधित्व का यह विचार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस कहानी के बारे में, क्या है ना। तो कह रहा सरकार के विभिन्न स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह से किया जाता है, हम लोग ने पढ़ रखा है पीछे, क्या कि सरकार 3 स्तर पर चुनी जाती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर, याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधायक को हम लोग एमएलए कहते हैं। अच्छा, एमएलए क्यों बोलते हैं, है ना, एमएलए क्यों कहते हैं, तो इसे जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा के सदस्य होता है। कह रहा इसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसका अपना क्या है, इसका भी अपना निर्वाचन क्षेत्र होता है और वहां के प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करता है, राज्य विधानसभा और संसद के बीच में क्या फर्क है ना, ये दोनों में क्या फर्क है, तो ये बाबू केंद्र के लिए बनाता है और ये किसके लिए बनाता है, राज्य के लिए नियम कानून बनाते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा मेन बात पे आते हैं। या देखिए आपका रंगीन कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही है पुराना संसद भवन, जिसे अब नाम दे दिया गया है संविधान सदन दे दिया इसका नाम, ठीक है ना। चलिए
इसके अंदर की ये देखिए, ये राज्यसभा का है और ये लोकसभा का है ना। इसमें लोकसभा का चलता था चर्चा और इसमें राज्यसभा का चलता था। ठीक है, कह रहा देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। कह रहा है क्या कि भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून के क्या है, निर्मात्री एक संस्था है। इसके दो सदन है, कौन सा, एक है राज्यसभा, कौन है, राज्यसभा है, और एक कौन है, लोकसभा है। क्लियर है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। कह रहा है क्या कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, अधिकतम 200, मतलब कुल 245 है, और अधिकतम पूछता तो 250 होता है। जबकि लोकसभा में कुल कितने हैं, 545 है, जिसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने रह गए हैं, 543 रह गए हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। इसका कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति करते हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं। क्या, अब आते हैं संसद की भूमिका पर, क्या क्या भूमिकाएं हैं इनकी। कह रहा आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में जनता की आस्था का क्या है, प्रतीक है। कह रहा ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की क्या लेना, हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास क्या है, महत्वपूर्ण शक्तियां है, क्योंकि यह जानता है, जनता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है ना। लोकसभा के लिए, है ना, लोकसभा के लिए भी उसी तरह का चुनाव होता है जिस तरह से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होता है। आमतौर पर लोकसभा के लिए कितने, 5 साल के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब वो नक्शे पे पता चला, कह रहा देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक कितने व्यक्ति को चुना जाता है, एक प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखा जाए आगे। या देखिए 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई थी बहुत दिनों के बाद, तो यहां देखिए 200 कितने सीट आए हैं, 282। हम लोग जानते हैं जिसे 272 सीट आ जाएगा वो सरकार बना लेगी। देखिए इससे भी 10 ज्यादा आया है ना, इससे भी 10 ज्यादा सीट है, तो ये सरकार बना ली थी। उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट आया था, और आपको कम्युनिस्ट जो पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी पार्टी है उसको कितना, 9 गो आता है। जो कांग्रेस है उस 44 सीट पे सिमट गए थे, और नेशनलिस्ट पार्टी थे, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी थे, उन्हें कितना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को आया था 6 सीट। अब कुछ क्षेत्रीय दल थे, जैसे आप पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, 4 गो सीट आता है ना। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र जो कड़गम पार्टी है ये तमिलनाडु की, उसे कितना आता है, तो आपका 37 सीट आता है। तृणमूल कांग्रेस को कितना सीट आता है, 34 सीट आता है। तो इस तरह से देखिए कुछ क्षेत्रीय पार्टी है जो जिसको सीट आया है, बहुत कम आया है। बीजू जनता दल जो ये आपको इधर उड़ीसा का जो है उसको कितना सीट आया है, 20 सीट आया है। इस तरीके से देखिए जम्मू एंड कश्मीर का पीपुल्स डेमोक्रेटिक 3 गो सीट आया है। जनता दल को कितना आया है, 2 सीट। जनता दल यूनाइटेड जो तीर छाप वाला 2 गो सीट लाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को आया था, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग वाला, इसको आया था 6। आरजेडी को 4 गो सीट आया था। समाजवादी को 5 गो सीट आया था, लेकिन समाजवादी ने इस बार हिला के रख दिया है, अच्छा खासा सीट लेके आए थे, है ना। तो इस तरह से ये सीट है जो टोटल कितने चुन के आए थे, 543। अब देखिए 2009 में जो हुआ था उस समय सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कहानी, है ना। जो उसमें देखिए आपने 282 सीट लाया था कौन, बीजेपी 16वीं में, लेकिन 15वीं में उसको कितना आया था, 116 आया था। बसपा को 21 सीट आया था, है ना। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस को कितना सीट आया था, 206, है ना, जिसमें आरजेडी 4 सीट था। नेशनल कांग्रेस पार्टी इसमें 9 सीट था। फिर बाकी अन्य सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो क्षेत्रीय दल है वो लेके आते हैं, है ना।
अब थोड़ा सा यहाँ बात करते, कह रहा है कि यहाँ पे चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद का सदस्य होता है जब एमपी चुने जाते हैं। कह रहा है इन सांसदों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। और संसद के चुनाव हो जाने के बाद क्या होता है, निम्नलिखित में से करने सरकार। अब सरकार क्या हो गए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, है ना। जब यहाँ से चुन के आते हैं प्रतिनिधि, फिर ये किसका चुनाव करते हैं, तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करता है। करा भारतीय संसद में राष्ट्रपति दोनों सदन के होते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं, कह रहा भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ये बात हमने पहले कर रखा है कि आर्टिकल 79 कहता है कि हमारे भारत में एक संसद होगा, संसद के 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन होंगे, उसका एक राष्ट्रपति भी होंगे जो अभिन्न अंग होंगे। लोकसभा, और देखिए लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की सूची बनाई जाती है और इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद है। कह रहा कोई राजनीतिक दल, यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे क्या होना चाहिए, उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्या, चलिए कह रहा है जो सरकार बनाएगा उसे क्या होना चाहिए, सांसदों में उसे निर्वाचित होना चाहिए और बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य 2 पहले मनोनीत होते थे, इसे निरस्त कर दिया गया है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी दल को कितना सीट आना चाहिए, कम से कम 272। अगर 272 है तो वो सरकार बनाने के लिए तटस्थ है। कह रहा संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक पार्टी क्या है, विपक्षी दल कहलाते हैं, है ना। जो इसके अलावा जो सत्ता में है, इसके अलावा जो भी है जो इसके विपक्ष में है वो विपक्षी पार्टी है ना। कह रहा कार्यपालिका का चुनाव करना किसका काम है, लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर करते हैं। जैसे हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही बात आती है, कौन, कार्यपालिका। क्या, अब कार्यपालिका में कौन होगा, तो जो संसद द्वारा जो अलग अलग मंत्रालय में जो बैठे प्रशासनिक अधिकारी है उनका ये काम होता है ना। फिर राज्य में राज्यपाल होते हैं जो इस काम को बढ़ाते हैं। कह रहा भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने दल में सांसदों में से मंत्रियों का क्या करता है, चुनाव करता है। जो आर्टिकल हम लोग कहाँ बात कर रखे हैं, है ना, ये बात कहाँ पे किया गया, आर्टिकल 75 में किया गया है ना। कह रहा जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों की जिम्मा संभालते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना। और इस कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर बनेंगे ये सब कौन देखते हैं, इसमें कौन रहेंगे, इसका चुनाव प्रधानमंत्री करता है और राष्ट्रपति इसकी शपथ दिलाता है। ये आर्टिकल 75 में बात किया गया है। करा हाल ही के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला है जो सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर क्या करते, एक गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर क्या करते हैं साथियों, काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं। जो केंद्रीय सचिवालय है, कह रहा है इनकी 2 मुख्य इमारतें हैं, यहाँ दिख रहा है आपके सामने, है ना। इनमें से एक को क्या नाम दिया गया है, साउथ ब्लॉक, और दूसरी को नॉर्थ ब्लॉक, जिसे अब क्या किया गया है, तोड़कर नया बना दिया गया है। इसका निर्माण कब होता है, 1930 में के दशक में किया गया था। बाई ओर के साउथ ब्लॉक का चित्र जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है आपका इस तरफ, इसमें पीएम का कार्यालय है ना, और रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के दफ्तर रहते हैं, है ना। और कह रहा है जो दाईं और जो इधर जो आपका ये नॉर्थ ब्लॉक है ना, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के स्थित होते हैं। केंद्र के अन्य मंत्रालय जो दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित होते हैं। तो इधर हो गया आपका साउथ ब्लॉक, उधर हो गया नॉर्थ ब्लॉक। इसमें अलग अलग मंत्रालय के कौन है, ऑफिस देखने को मिलते हैं।
अब देखिए राज्यसभा का देखते, कह रहा राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, किसके लिए? राज्य के लिए, है ना। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद में यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है ना। मतलब जो लोकसभा में पारित होता है उसे राज्यसभा में मतलब सहमति के लिए भेजा जाता है। अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है ना। राज्यसभा इसमें संशोधन भी करता है। कह रहा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो 233 आपका चुन के आता है, जो निर्वाचित राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य है आपका जो 233, ये जो चुन के आता है तो ये राज्यों द्वारा चुन के आता है। तो राज्य इसको कैसे चुनते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें से जो हर राज्य के विधान मंडल है उसमें जो विधायक है, विधायक के द्वारा इसको वोटिंग करके भेजा जाता है ना। और 12 सदस्य हमने बता रखा है, क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। अब बातें कर रही है साथियों कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले क्या आता है? प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद मतलब एमपी जो है, जो चुन के हम लोग जिसको भेजते हैं, कि कह रहा है कि सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। भाई तुम इतने दिन में क्या क्या काम किए हो। कह रहा है इसके जरिए संसद कार्यपालिकाओं को क्या कर पाती है? नियंत्रित कर पाती है कि आपने जो इतने नियम कानून बनाए वो कैसे लागू हुआ, कैसे चल रहा है, कितना आप लूटे हैं, वो सब जवाब दीजिए, है ना। और इसी के माध्यम से संसद क्या करता है? कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। कह रहा सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों को के प्रति आगाह किया जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी एकदम जम के चलता है, इधर से उधर से बातें, है ना, दोनों तरफ से। कह रहा इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय को जानने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। आप देखे होंगे कि जब शुरुआती यहाँ पे जब सत्र का शुरुआत होता है तो उसमें अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद महोदय होते हैं इतना इतना को पर्चा लेके खड़ा होते हैं और अपने क्षेत्र के सारे समस्याओं को बताते हैं, यहाँ के जनता के समस्याओं को बताते हैं और सरकार में जो चल रही खामियां हैं उसको भी सामने रखते हैं, है ना। कह रहा सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल क्या करते हैं? अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों को कमियों, उनके जो कार्यक्रम या नीति है उसमें जो कमी है उनको सामने कौन लाता है? तो वो लाते हैं आपका विपक्षी दल, है ना। कह रहा है अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन क्या करते हैं? जुटाने का काम सरकार को करना पड़ता है। संसद में पूछे गए प्रश्न के कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं क्या क्या है ना। लोकसभा में देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या कितना 48 पूछा गया। क्या ये कब पूछा गया था? 15 दिसंबर 2017 को। उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन के लिए बात किया गया था इसमें, है ना। डॉक्टर मनोज रजौरिया है जो सवाल करते हैं कि क्या महिला बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं और नीति को समेकन का विचार करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मतलब इनको ब्यौरा चाहिए, है ना। कह रहा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है वो भी जवाब दीजिए। अब देखिए इधर से मंत्री साहब थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वो जवाब देते हैं, है ना। बाल विकास और राज्य मंत्री इधर से कह रहे हैं कि ये दोनों का जवाब देखिए। कह रहा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है। ज्यादातर विभिन्न मंत्रालय और विभागों में विद्यमान योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकार और संघ
क्षेत्र प्रशासनों का अभिसरण और समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा बच्चों की बहुआयामी कमजोरी को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई प्रोत्साहित करती है और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 के बच्चों के अधिकारों और प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्र अर्थात क्या क्या है देखिए, उत्तर जीविका है और उत्तर जीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण और भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं एवं नीतियों के हितधारक को भी चिन्हित करती है। देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है संसद के प्रश्नों, है ना, संसद के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सांसद जब अपना अपना प्रश्न रखते हैं तो इससे सरकार को फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है कि इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों से संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी और उसका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने का काम किसके पास है, वो सांसद के पास है और सांसद इस चीज में अहम भूमिका निभाती है। और भारतीय लोकतंत्र का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण आयाम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। अब देखिए कानून बनाना, कह रहा है कानून बनाना संसद की एक महत्वपूर्ण काम है। आप लोग इस बात को जानते हैं, जो जब भी ये कानून बनता है तो ये कानून बनाना ये सरकार का काम है। कानून क्यों जरूरी है ये हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं कि संसद में कौन लोग होते हैं, है ना, पहले उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले सब क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल के सदस्य भी अब क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। कह रहा जिन समूहों और तबकों का अब तक सांसद का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर कहां आने लगे हैं, संसद में आने लगे हैं। कह रहा है क्या कि दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा में वोट डालने वाली आबादी कितना था, है ना। अब चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि वोट डालने की आबादी का प्रतिशत। देखिए जब पहली बार लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव होता है, वो होता है साथियों 1951-52 में। उस समय जो परसेंटेज था वोट का वो 61.16% था। चौथा जो होता है वो कब होता है, 1967 में। ये देखिए 61.33 हो जाता है। फिर बीच में देखिए घटा है ना, 5वीं में, और 16वीं में देखिए कितना बढ़ के हो गया, 66 हो गया। ठीक है, ये अब देखिए इसकी अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें। अब इस बार अगर आपको पता करना होगा जो वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा है इसका कितना परसेंटेज हुआ, तो आप सीधे किस पे जाएंगे, ECI.NIC पे जाके पता कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां होगा हम खुद बताएंगे। कह रहा है कि देखने में आया कि हम प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र में अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं और एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें किसके लिए, अनुसूचित बोले तो SC और ST के लिए आरक्षित की गई है ना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल कौन आएंगे चुन के, केवल और केवल दलित आएंगे और आदिवासी उम्मीदवार ही चुनकर वहां से आएंगे, है ना। ये देखिए महिला सांसद की चित्र आपको दिख रहा होगा, है ना। कह रहा है कि संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी और उनसे उम्मीद की जाती है कि दलित और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह से उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव दिया गया है।
इस सवाल पर अभी भी बहस चल रही है। 60 साल पहले संसद में केवल कितने परसेंट, 4% महिला थी, है ना, और आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही पहुंच गई है ना, ऊपर ही पहुंचा है। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें क्या है, बहुत कम जगह मिल पाता है या मिला है। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश कुछ ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों में जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या है साथियों, ताकत है, और उनमें भारत के लोगों की आस्था झलकती है। क्लियर है? तो बोलिए, यहां तक समझ में आया आप लोग को? चलिए, अब ये स्वीकृति देखिए, हर शब्द का मतलब क्या होता है उसको समझाया। स्वीकृति का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सहमति देना और पक्ष में इसको काम करना, है ना। गठबंधन, हमने बोला कि जब क्या हो कि एक से अधिक दल अगर मिलकर सरकार बनाते तो उसे गठबंधन कहते। अनसुलझे, इसका संबंध क्या है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं, उसे क्या कहेंगे, अनसुलझे कहेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।